हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के 7th लेक्चर में। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अपना डाइजेस्टिव ग्लैंड तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम अपना पढ़ेंगे आपकी पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो पैनक्रियाज है, लेकिन इसके बाद हमारी एक ग्लैंड और दो ग्लैंड और बचेंगी, एक लीवर और एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इन दोनों ग्लैंड को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा ग्लैंड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट पार्ट जो इस चैप्टर में है वो है इसका डाइजेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कैसे कैसे अलग अलग चीज का कैसे कैसे डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, वो हम पढ़ेंगे, जो अब इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का पोजीशन, पैनक्रियाज में पहला पोजीशन समझ लीजिए कि पोजीशन क्या है। पैनक्रियाज प्रेजेंट बिटवीन लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम। मैंने आपको बताया था कि जैसे स्टमक के नीचे से ही जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, उस पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं। जो सी शेप पार्ट ड्यूडेनम था, यहीं पर इसकी हेपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग थी। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक डक्ट आ रही थी आपकी लीवर से और एक डक्ट आ रही थी आपकी पैनक्रियाज से। तो पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज यहीं सी शेप ड्यूडेनम के लिम्स के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ से सी शेप ड्यूडेनम के लिम्स के बीच में ये है आपका पैनक्रियाज। यहाँ पर आपका लीवर होता है, यहाँ पर आपका ऐसे यहाँ पे स्टमक होता है, या फिर आपके ऊपर ही। तो यहाँ सी शेप ड्यूडेनम के लिम्स में यहाँ पर ये पैनक्रियाज आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज इट इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब ग्लैंड जो है हमारे अंदर तीन प्रकार की होती हैं। पहले आपकी होगी हेट्रोक्राइन ग्लैंड, दूसरी है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरी है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनके पास डक्ट होती है। जो डक्ट बियरिंग ग्लैंड होती है उन्हें कहते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट लेस होती हैं, सिर्फ हार्मोन रिलीज करती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो दोनों, जिनके पास दोनों प्रेजेंट होती हैं, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। तो पैनक्रियाज का है, पैनक्रियाज हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कर देता हूं। एक्सोक्राइन की यूनिट होगी आपकी एसिनिन, और एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर आपसे कोई यूनिट पूछे वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, लेकिन अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये रिलीज किसका, मतलब रिलीज क्या करती है? दोनों। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए तो ये रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूस। मैं यहां पे लिख देता हूं, रिलीज पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो रिलीज करती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड करती है। और ये होता कितना है? ये होता है आपका 99% ऑफ टोटल सिक्रीशन। मतलब जो टोटल सिक्रीशन पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास का है, उसमें से पैनक्रियाटिक जूस 99% रिलीज होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी? जो डक्ट बियरिंग होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज करती है सिर्फ हॉर्मोन्स, जो सिर्फ हॉर्मोन्स रिलीज करती है। और ये हॉर्मोन्स कितने होते हैं? ये होते हैं आपके बचे हुए 1% ऑफ टोटल सिक्रीशन। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। पोजीशन क्या है? लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम, ड्यूडेनम सी शेप ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होते हैं लिम्स के, यहाँ पर ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद ये कैसी ग्लैंड है? ये आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब जिनके अंदर दोनों होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन की यूनिट एसिनिन और एंडोक्राइन की यूनिट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो डक्ट बियरिंग, जिनके पास डक्ट होती है, वो रिलीज क्या करती हैं? आपका पैनक्रियाटिक जूस जो 99% है टोटल सिक्रीशन का। मतलब सारे एंजाइम्स, जो भी मेन एंजाइम्स हैं, वो सब इसी के अंदर प्रेजेंट होंगे आपके पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। ठीक है, पैनक्रियास की जो एंजाइम्स हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज करती है हार्मोन, जो 1% है आपका टोटल सिक्रीशन का। ठीक है, हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि पैनक्रियास जो है आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब उनके अंदर दोनों ग्लैंड होती हैं, एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ये मैंने आपको पैनक्रियास का डायग्राम बना दिया है। इसमें जो मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखा दिया है। इसके बाद में वीडियो के बाद आपको इसका जो रियल डायग्राम है वो दिखा दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम है, ये वाली।
ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम है, ठीक है। ड्यूडेनम के लिम्स के बीच में बताया था पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज यहाँ प्रेजेंट है। तो पेनक्रियाज के अंदर ये आपकी जो पेनक्रिएटिक डक्ट है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक ये मिलते हैं, आप मैग्नीफाई करके मैंने आपको ये दिखा दिया कि यहाँ पे मैग्नीफाई है। तो मैंने आपको बताया दो ग्लैंड मिलती है पेनक्रियाज के अंदर, एक तो आपकी हेट्रोक्राइन और एक आपकी एंडोक्राइन। हेट्रोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको बताया था, हेट्रोक्राइन ग्लैंड आपकी डक्ट वाली होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है आपकी डक्टलेस थी, ठीक है। ये जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो मैं इसके बाद जो डायग्राम दिखाऊंगा उसमें ये शायद ब्राउन कलर के हैं। तो ये है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो यहाँ पर आपका पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करती है इसके अंदर, और ये यहाँ से होकर इसके अंदर रिलीज करती है उसने पेनक्रिएटिक जूस, और ये इसके अंदर इस वाली ग्लैंड के अंदर रिलीज हो गए, ये इसमें रिलीज होते हैं, ठीक है। ये आपकी डक्ट वाली ग्लैंड थी जिसकी यूनिट थी एसिनिन, आपको यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जिसकी यूनिट एसिनी थी, ठीक है। और ये जो है ये है आपकी आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, वो वाली ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती थी। एक बात और आपको मैं बता दूं, ये जो आपको यहाँ पर डॉट दिख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, ये है आपकी ब्लड वेसल्स। और हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन्स हमेशा कभी भी ग्लैंड्स में रिलीज नहीं होंगे, वो हमेशा ब्लड के थ्रू ट्रेवल होंगे, तो यानी कि ब्लड में रिलीज होंगे। तो ये आपकी वो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो ब्लड वेसल्स में हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसकी यूनिट थी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पेनक्रिएटिक आइलेट्स हैं ये, पिंक कलर के दिखाई देंगे आपको डायग्राम में, वो देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस, वो पेनक्रिएटिक जूस इन्होंने जो निकाला एसिनिन ने, ये रिलीज हो गया, यहाँ गया पेनक्रिएटिक डक्ट में, ये पेनक्रिएटिक डक्ट हो गई आपकी। ये पेनक्रिएटिक डक्ट जो है यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यहाँ इसी जगह पर, ठीक है। एक डक्ट आपकी सेपरेट यहाँ पर खुल रही है ड्यूडेनम में, और एक जो दूसरी डक्ट है ये बाइल डक्ट के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग बना रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक डक्ट है ये बाइल डक्ट, ये यहाँ से लीवर से आती है, आपका लीवर हो जाएगा यहाँ पर, ये लीवर से आती है, जो गॉल ब्लैडर से ये लीवर से बाइल जूस लाती है, और यहाँ से पेनक्रिएटिक जूस लाती है, और ये यहाँ पर आकर एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं जिसे हम हिपेटोपेनक्रिएटिक ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। एक तो ये वाली डक्ट हो गई जो पेनक्रियास लीवर के साथ मिलकर हिपेटोपेनक्रिएटिक ओपनिंग बना रही है, और एक आपकी जो पेनक्रियास की दूसरी डक्ट है वो सेपरेट खुलती है। अब इन दोनों का काम क्या है और इन दोनों का नाम क्या है, दोनों चीज बताता हूं। ये जो आपकी सेपरेट डक्ट खुल रही है इसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिन, डक्ट ऑफ सेंटोरिन। ये आपकी एक तरीके से एसोशिएरी पेनक्रिएटिक डक्ट है जो रिलीज करती है NaHCO3 कंटेन एल्कलाइन फ्लूइड फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ ड्यूडेनम। ये जो आपकी डक्ट जो सेपरेट खुल रही है जिसे हम डक्ट ऑफ सेरोटोनिन कहते हैं, ये आपकी एसोशिएरी मतलब सपोर्ट देने वाली डक्ट है पेनक्रियास के अंदर, जो रिलीज करती है NaHCO3, जो NaHCO3 एल्कलाइन फ्लूइड वो रिलीज करती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से, मान लो जैसे आपने स्टमक के अंदर मैंने बताया था HCl प्रेजेंट है, HCl जैसे आप यहाँ से कुछ फूड खाओगे स्टमक से, तो फूड के साथ थोड़ा बहुत HCl भी इसके अंदर आएगा, तो वो उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए ही ये एसेसरी डक्ट पेनक्रिएटिक डक्ट है जो ड्यूडेनम का पीएच मेंटेन करती है। किसकी वजह से? NaCO3 रिलीज कराकर इसका पीएच ड्यूडेनम का मेंटेन करती है ये डक्ट ऑफ सेरोटोनिन। और जो दूसरी डक्ट यहाँ से जो बाइल डक्ट के साथ कंबाइन होकर हिपेटोपेनक्रिएटिक ओपनिंग बना रही है, इसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। विल्सन जो मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है, ये है आपकी मेन पेनक्रिएटिक डक्ट ऑफ विल्सन। ये इसका क्या काम है? ये रिलीज करती है एंजाइम्स कंटेनिंग पेनक्रिएटिक जूस। जो एंजाइम्स पेनक्रिएटिक जूस कंटेन करते हैं वो उन्हें ये रिलीज करती है इसके अंदर, और एक हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट की ओपनिंग बनाती है ये वाली डक्ट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। लीवर क्या है? लीवर आपका हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, जिसके हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब जिसके पास दोनों हो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वो वाली डक्ट वो होती है जिसके पास डक्ट होती है, एंडोक्राइन वो होती है जिनके पास डक्ट नहीं होती। लेकिन लीवर के पास दोनों चीज है, इसलिए हम उसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड इसकी ये होती है जो आपको एसिनिन, जिसकी यूनिट एसिनिन होती है, और यहाँ पर पेनक्रिएटिक जूस रिलीज करती हैं। और ये एसेसरी ग्लैंड है जो आपको हार्मोन्स रिलीज करती हैं, सिर्फ हार्मोन रिलीज करती हैं। ये आपकी आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पर लीवर की जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये आकर आपको दो जगह यहाँ डिवाइड हो रही है। एक आपकी लीवर की जो डक्ट ऑफ सेरोटोनिन, ये एक एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट है जो NaCO3 यानी कि अल्कलाइन फ्लूइड ड्यूडेनम में रिलीज करती है कि भाई अपनी पीएच मेंटेन रख, डिस्टरबेंस ना हो बिल्कुल भी। इसके बाद ये वाली डक्ट है जो डक्ट ऑफ विल्सन, जो आपकी बाइल डक्ट के साथ यहाँ पर हिपैटोपैनक्रियाटिक ओपनिंग बनाती है। हिपैटो मैंने उसको पहले भी बताया था, हिपैटो मतलब लीवर, लीवर से जुड़ा हुआ जो भी वर्ड, जो भी आप दवाइयां भी देखोगे ना, जो लीवर से जुड़ी हुई दवाई होंगी उनके ऊपर हिपैटो लिखा रहता है। हिपैटो मतलब लीवर, लीवर का एक गॉल ब्लैडर मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से बाइल जूस आता है, बाइल डक्ट जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं, इसके अंदर बाइल जूस, और ये यहाँ से पैनक्रियाट का पैनक्रियाटिक जूस दोनों मिलकर यहाँ ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन की बात करें तो हम पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट जूस भी कह सकते हैं, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस ही एक ऐसा जूस है जिसके अंदर हमारे अंदर सारे एंजाइम्स मिलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर आपको प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, सारे तरीके के एंजाइम्स हम आपको पैनक्रियाटिक जूस के अंदर मिल जाएंगे। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 1.2 लीटर पर डे निकलता है, पर डे। और इसकी पीएच की अगर बात करें तो वो होती है 7.8 इसकी पीएच होती है। इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन, स्टार्च, फैट और न्यूक्लिक एसिड जो हम, जैसे मान लीजिए हम जो प्लांट खाते हैं उसके अंदर जो प्लांट के सेल्स होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिक एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब पैनक्रियाज में जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड थी, जिसकी यूनिट थी आपकी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसकी अगर बात करें तो ये है उसका डायग्राम। लेकिन ये पार्ट, ये आपका उसका हार्मोनल पार्ट, हार्मोनल वाले चैप्टर का पार्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ, और वहाँ दोनों तरफ आपको रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। मान लीजिए आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये सर्किल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है और वो डक्ट लेस होती है, और हार्मोन हमेशा ब्लड वेसल्स में रिलीज होंगे, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होंगे। ये आपकी, ये ब्लड वेसल्स ही हो गई, ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बाद इसके अंदर आपके पास 3 सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल जो इसकी बाउंड्री पर लगे हुए हैं, ये वाले, ये बाउंड्री वाले जितने भी सेल हैं ये है इसके अल्फा सेल, ठीक है। बीटा सेल की अगर बात करें तो ब्लड वेसल्स की जो बाउंड्री पे ये रेक्टेंगल लगे हैं, मतलब मैंने शेप डिफरेंस के लिए आपको यहाँ पर दिखा दी, ये है आपके बीटा सेल। और अगर डेल्टा सेल की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो ये सेल है ये है आपके डेल्टा सेल। अब इनका काम क्या क्या है, क्या क्या वर्क है इनका, वो समझते हैं। जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल आपका रिलीज करेगा ग्लूकागोन हार्मोन्स। ग्लूकागोन हार्मोन्स, ग्लूकागोन हार्मोन्स का क्या काम है? ग्लूकागोन हार्मोन्स आपका हाइपरग्लाइसेमिक करता है। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज, ओमिक मतलब ब्लड। ये इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है। कौन? ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन जो अल्फा सेल से रिलीज होता है हमारे। अल्फा सेल आप मान लीजिए इंक्रीज करेगा, लेकिन कैसे? कुछ तो मैकेनिज्म होगा। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब ये जो आपका अल्फा सेल है, अल्फा सेल ने ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज किया, ग्लूकागोन हार्मोन आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देगा, और इस टूटने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और इसे हम हाइपरग्लाइसेमिक कहेंगे। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइक मतलब ग्लूकोज, ओमिक मतलब ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बढ़ जाना, उसे हम हाइपरग्लाइसेमिक कहते हैं, ठीक है। इतना काम है आपका अल्फा सेल का। अल्फा सेल के बाद जो ब्लड वेसल से लगे हुए सेल है ये आपके बीटा सेल, ये है आपके इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। अब आपने आजकल देखा होगा कि छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। वो इन्हीं सेल्स की रिसेप्टर के मतलब रिसेप्टर सही से ना बनने की वजह से ही वो होती है। अब ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स इंसुलिन हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसके रिसेप्टर हमारे अंदर स्केलेटल मसल्स और लीवर के ऊपर पाए जाते हैं।
अब हमारे अंदर जो स्केलेटल मसल्स हैं, अब आजकल के जो छोटे बच्चे हैं वो आउटडोर गेम उन्होंने बंद कर दिए, मतलब कम ही कर दिए हैं, बहुत रेयर कंडीशन है। और इंडोर गेम की उनके टाइम ज़्यादा बढ़ गया है। इंडोर गेम में ना तो उनकी कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो पाती है और ना ही कुछ वैसे घर में कुछ योगा वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से जो उनकी वो है स्केलेटल मसल्स हैं उनका जो है ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो पाती और धीरे धीरे डीजनरेशन शुरू हो जाता है। हमारे अंदर जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर अप्रोक्स वैसे तो 639 मतलब 639 मसल्स होती हैं, 639 मसल होती हैं, लेकिन ये बढ़ती तो है नहीं, फिक्स होती है। बर्थ के टाइम ही 639 मसल्स होती हैं, ये फिक्स होती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे कुछ भी तो धीरे धीरे डीजनरेट होती रहेंगी या फिर इनका साइज डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इन मसल्स के ऊपर लगे रिसेप्टर्स हैं जो इस इंसुलिन हार्मोन को पकड़ने का काम करते हैं वो बेकार हो गए, रिसेप्टर बेकार हो गए, इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है लेकिन उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो वो रिलीज होकर निकल जाएगा, उसका कोई वर्क नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका ग्लूकोज की लेवल बढ़ती चली जाएगी। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? इंसुलिन हार्मोन आपका हाइपोग्लाइसेमिक करता है। हाइपोग्लाइसेमिक मतलब हाइपो मतलब कम, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज, ओमिक मतलब ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल कम करता है, ये आपका बढ़ाता है, ये आपका कम करता है। इंक्रीज कैसे कम करता है? इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज सेल के अंदर परमिएबिलिटी ग्लूकोज की बढ़ा देता है। इसका प्रोसेस वैसे जानने की जरूरत तो नहीं है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट मान लो, ये स्केलेटल मसल मान लो, और ये इसके आगे आपकी ब्लड वेसल्स आ गई, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल्स आ गई, ये रफ डायग्राम बना दिया मैंने। अब आपने अंदर फूड इनटेक किया और इनटेक करने के बाद आपका ग्लूकोज की लेवल आपके अंदर बढ़ गई, हाइपरग्लाइसेमिक हो गया आपका ब्लड, ठीक है जी। अब जो इंसुलिन हार्मोन है क्या करेगा? ये जो हाइपरग्लाइसेमिक है ये सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इंसुलिन नहीं आया है। अब इंसुलिन आएगा, इंसुलिन भाई साहब आएंगे इसके अंदर और ये जो आपका स्केलेटल वो है ना, स्केलेटल मसल्स, इसके पास यहाँ रिसेप्टर लगे हुए होते हैं, इंसुलिन के रिसेप्टर इसकी बॉडी पे, ठीक है। इंसुलिन भाई साहब आए, इस रिसेप्टर से बाइंड किया और इस रिसेप्टर ने अंदर सिग्नल भेजा प्रोटीन उस डीएनए के पास, ये आपका डीएनए हो गया, डीएनए के पास कि भाई ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई है और आप प्रोटीन जनरेट करो। तो ग्लूकोज यहां से डीएनए क्या करेगा? डीएनए प्रोटीन जनरेट करेगा और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन इसकी मेम्ब्रेन से बाइंड होकर इसकी मेम्ब्रेन को, पूरी सेल की मेम्ब्रेन को परमेबल कर देगा ग्लूकोज के लिए कि भाई आ जा, गेट खोल दे तेरे लिए, ग्लूकोज आ जा। ये ग्लूकोज के परमेबल कर देगा। कौन सा? GLUT4 ये हार्मोन है, ये आपका परमेबल कर देगा ग्लूकोज को। इसके बारे में हम हार्मोनल चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कौन सा मॉलिक्यूल है, लेकिन मैंने आपको एक डायग्राम बता दिया कि कैसे ये परमेबल करता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन इसलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर ग्लूकोज बढ़ गया तो ये कम करने का काम आता है, लेकिन कम करने, अब इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है आपका ये डेल्टा सेल। डेल्टा सेल जो है आपका सोमेटोस्टेनिन रिलीज करेगा। सोमेटोस्टेनिन आपको उसके क्या कहते हैं थैलेमस के साथ भी, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ये इस सोमेटोस्टेनिन आपका एक इनिबिटरी वो है एंजाइम जो इनिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ अल्फा और बीटा सेल। इन दोनों के सेल को इनिबिट करे, कंट्रोल करने वाला भी तो चाहिए भाई, ये ज्यादा होगा ये कम होगा क्या होगा, तो ये कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका पैनक्रियाज खत्म हो गया है। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ, अगर कुछ डिस्टर्बिंग मतलब कुछ समझ में ना आया हो तो। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज आपका हेपेटोक्राइन ग्लैंड है, जिसके पास दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड मिलेंगी। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी थी? जिसके पास डक्ट, जो डक्ट वाली थी, जिसके पास डक्ट होती थी और 99% ऑफ टोटल सिक्रीशन कंट्रोल कर रही थी। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या थी? एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड थी, जो हार्मोन रिलीज कर रही थी और वो 1% ऑफ टोटल सिक्रीशन कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और एंडोक्राइन ग्लैंड की जो यूनिट थी वो थी आपकी आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये आपके सामने मैंने दिखा दिया है, इस अभी बताऊंगा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ी थी पैनक्रियाज का पूरा डायग्राम, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि पैनक्रियाटिक डक्ट दो डक्टों में डिवाइड होकर निकलती थी, एक थी आपकी एसेसरी डक्ट, एक थी आपकी मेन
पैनक्रेटिक डक्ट। मेन पैनक्रेटिक डक्ट जो थी वो बाइल डक्ट, बाइल ग्लैंड, बाइल गॉल ब्लैडर की डक्ट्स के साथ कंबाइन होकर हिपेटोपैनक्रेटिक ओपनिंग बना रही थी, ठीक है। और जो एसेसरी डक्ट थी वो क्या कर रही थी, वो आपके ड्यूडेनम के पीएच को मेंटेन करने का काम कर रही थी। कहे किस चीज से, NaSCO3 एल्कलाइन फ्लूइड को निकालकर उसकी पीएच मेंटेन का काम कर रही थी, उसका और कुछ काम नहीं था, ठीक है। और दूसरी वाली जो मेन डक्ट थी वो उसका क्या काम था, वो ब्लड गॉल ब्लैडर के साथ मिलकर एक हिपेटोपैनक्रेटिक ओपनिंग बना रही थी। उसके बाद अगर आप पैनक्रेटिक जूस की बात करें 1.2 लीटर पर डे निकलता है, 7.8 इसकी पीएच होती है, और इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कह सकते हैं। पूरी डाइजेस्टिव जूसों में सबसे बढ़िया पैनक्रेटिक जूस है, क्योंकि इसके पास सब चीज है। इसके पास प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट, न्यूक्लिक एसिड, सबको डाइजेस्ट करने के एंजाइम पैनक्रियाटिक जूस के पास है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड थी आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस इसकी ब्लड वेसल्स हो गई। 3 इसके अंदर सेल हो गए, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करेगा जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। कैसे? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करके। कौन से प्रोसेस के थ्रू? ग्लाइकोजिनोलाइसिस की मदद से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। उसके बाद आपके बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करेंगे। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। भाई इसने बढ़ा दिया, ये कम करेगा। कैसे कम करेगा? परमिएबिलिटी, ग्लूकोज की परमिएबिलिटी सेल के अंदर बढ़ाकर इसके ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। अब ये आ गया आपके डेल्टा सेल हमारा, जो आपके सोमेटोस्टेनिन रिलीज करके दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यही इसी के साथ आपका पैनक्रियाज, जो आपकी थर्ड एसोसिएटेड ग्लैंड थी, वो कंप्लीट होती है। अगली वाली वीडियो में हम लीवर, जो सेकंड लास्ट एसोसिएटेड ग्लैंड है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड और रह जाएंगी, और इसी के साथ आपकी पूरा ग्लैंड्स का पार्ट खत्म हो जाएगा, और बस आपका फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रह जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।